नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे बिहार की पॉलिटिक्स किस दिशा की तरफ बढ़ रही है, उसकी एक झलक आप महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, वंदे मातरम को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में जो परिचर्चा हुई, उस चर्चा के दौरान जदयू का जो स्टैंड रहा, उस स्टैंड पर अब चर्चा होनी शुरू हो गई है कि आखिर इस जदयू के स्टैंड का मतलब क्या है। क्योंकि संजय झा ने जिस पुस्तक की चर्चा की रेफरेंस के तौर पर, हालांकि उस पुस्तक के बारे में विस्तृत बातें उन्होंने नहीं रखी, लेकिन एक रेफरेंस के तौर पर उन्होंने चर्चा की कि भाई ये एक वंदे मातरम सॉन्ग का एक बायोग्राफी है। जेएनयू के एक हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर साहब उसने लिखा है, उसकी उन्होंने सिर्फ चर्चा की। उस चर्चा को जयराम रमेश ने आगे बढ़ाया और कहीं न कहीं उस पुस्तक में जो संदर्भ वर्णित है वो बीजेपी के उस नैरेटिव को खारिज करता है, जिस नैरेटिव को लेकर 150 वर्षों के मौके पर, मतलब वंदे मातरम के गीत के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर जो डिबेट का आयोजन किया गया था, उस डिबेट को लेकर जो डिस्कोर्स था बीजेपी का, या फिर बीजेपी जिस डिस्कोर्स के सहारे बंगाल साधने की कोशिश की थी, कहीं न कहीं यह मजूमदार साहब का यह पुस्तक ठीक उसके विपरीत संदेश दे रहा है। तो संजय झा का उस पुस्तक को लेकर चर्चा और फिर जयराम रमेश का उस चर्चा को आगे बढ़ाने का मतलब क्या है, उससे पहले जरा दोनों आदमी की बात को सुन लीजिए जो उन्होंने सदन में कहा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में रचित ऐतिहासिक गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्व होने पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ। बंगला और संस्कृत के सुंदर समन्वय से बना यह गीत जब 1905 के बंग विरोधी आंदोलन के दौरान सड़कों पर गूंजा तो यह केवल एक गीत ही नहीं रहा, बल्कि भारतीय स्वाभिमान की हुंकार बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य ने एक किताब लिखा है इसी के ऊपर। उनका किताब है स्टोरी ऑफ द सॉन्ग ऑफ वंदे मातरम। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में उस समय थे तो उन्होंने भी यह कहा कि राष्ट्रगान का रूप ले लिया। महोदय, यह गीत हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं बनता है, बल्कि यह अपनी सुजलाम सुफलाम धरती यानी अपने जल, अपने फल और अपनी प्राकृतिक संपदा के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करता है। इस गीत के मूल में किसी समुदाय का विरोध नहीं है, बल्कि अपनी मातृभूमि के प्रति निस्वार्थ प्रेम और मानवता की सेवा है। महोदय, हम लोग तो बंगाल प्रेसिडेंसी में थे, आपका भी स्टेट था, बिहार भी था, उड़ीसा एक साथ 1905 में, उसके बाद ही हम लोग अलग हुए। इस वंदे मातरम का बहुत कुछ जुड़ाव बिहार से भी रहा है महोदय। बिहार के मुजफ्फरपुर में ही उस घटना को हम लोग नहीं भूल सकते हैं जब 18 साल के युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस ने वंदे मातरम बोल करके हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया था। ये मुजफ्फरपुर में ही हुआ था। इतिहास गवाह है कि जब खुदीराम बोस शहादत दे रहे थे तो पूरा मुजफ्फरपुर शहर बिहार में वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा था। यह शब्द उस समय बिहार के युवाओं के लिए मृत्यु भय को जीतने का मंत्र बन गया था। जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, बिहार से ही थे, राजेंद्र बाबू, उन्होंने भी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में घोषणा की थी कि वंदे मातरम को जनगण मन के समान ही दर्जा और सम्मान प्राप्त होगा। बिहार ने इस गीत को केवल गाया नहीं बल्कि जिया है और इसे संवैधानिक सम्मान भी दिलवाया है। उसी बिहार में जब 100 वर्ष के बाद 1975 में आपातकाल लगा, तो उसी बिहार से आपातकाल के खिलाफ जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन शुरू हुआ। उसी गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति के नारा उन्होंने दिया वहाँ से, और जब इतना बड़ा मूवमेंट वहाँ से शुरू हुआ। पहली बात तो ये किताब है। ये किताब 2003 में छपा था। इस किताब का नाम है वंदे मातरम और इसके लेखक एक प्रसिद्ध इतिहासकार सब्यसाची भट्टाचार्य। सब्यसाची भट्टाचार्य विश्व भारती के वाइस चांसलर थे।
वो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अध्यक्ष थे, और सर विदेश मंत्री बैठे हुए हैं सब्यसाची भट्टाचार्य उसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे जिस विश्वविद्यालय में हमारे ज्ञानी वित्त मंत्री, हमारे ज्ञानी विदेश मंत्री और हमारे जेडीयू के नेता संजय झा पढ़े थे। और यह किताब सब्यसाची भट्टाचार्य ने लिखा है। सब्यसाची का माने क्या है? डिप्टी चेयरमैन सर, इनको जानना चाहिए। सब्यसाची नाम विष्णु का एक नाम है, विष्णु सहस्त्र नामम में आता है। सब्यसाची का अर्थ है जो बाएं हाथ से तीर मारता है और दूसरे दाएं हाथ से भी मारता है, टू हैंडेड। सब्यसाची भट्टाचार्य टू हैंडेड इतिहास थे। वो लेफ्ट के नहीं थे, राइट के नहीं थे, वो एक सचमुच बुद्धिजीवी थे। और उन्होंने ये किताब लिखी और मैं सारे सांसदों को आज रात तक ये किताब पहुंचा दूंगा। ये 150 पेज का किताब है, पढ़िए इसका इतिहास क्या है। सब्यसाची भट्टाचार्य लिखते हैं कि 1875 में पहला वंदे मातरम लिखा गया। उसके बाद में जब आनंद मठ प्रकाशित हुआ 1882 में, उसमें और पंक्तियां जोड़ी गई, और पंक्तियां जोड़ी गई, यानी कि 1875 में एक वंदे मातरम था और 1882 में उसको और ज्यादा बड़ा किया गया। तो ये सब्यसाची भट्टाचार्य किताब में बहुत सारी चीज है इतिहास को लेकर। क्यों ये राष्ट्रगीत बना, किस माहौल में इसका ट्रांसलेशन हुआ, सभी भारतीय भाषाओं में इसका विवरण है। सो मैं गुजारिश करूंगा डिप्टी चेयरमैन सर, सभी सदस्य इसको पढ़ें। तो आपने सुना कि आखिर दोनों का संदर्भ क्या था और उस संदर्भ का मतलब क्या है। मतलब जो कॉमनल लाइन पर जो ले जाने की कोशिश संजय झा ने बीजेपी की उस कोशिश को कहीं न कहीं ब्रेक लगाने का काम किया, या फिर जो कॉमनल लाइन को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही थी उसको उसने खारिज करते हुए उस लाइन पर आगे बढ़ा जिस लाइन को कांग्रेस लोकसभा में मजबूती के साथ रखा है। क्या है इस पुस्तक में, और इस पुस्तक का संजय झा ने भी संदर्भ के रूप में प्रस्तुत किया और जयराम रमेश ने भी इस संदर्भ के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि सभी सांसदों को हम ये पुस्तक मुहैया करा देते हैं। संजय झा भी जेएनयू में हिस्ट्री डिपार्टमेंट से ही पढ़कर बाहर निकले हैं और वहीं के इस प्रोफेसर ने इस पुस्तक को लिखा है। चलिए हम चलते हैं दिल्ली, जहाँ हमारे साथ राजन झा जी जुड़ेंगे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और जेएनयू से ही उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में पीजी और पीएचडी की है। क्या है इस पुस्तक में, जरा पहले राजन झा से समझते हैं। राजन जी, वंदे मातरम को लेकर जो पार्लियामेंट में डिबेट हुआ है, उस डिबेट में एक पुस्तक की बड़ी चर्चा हुई है। शुरुआत संजय झा जी ने उस पुस्तक के संदर्भ को किया और जयराम रमेश ने उस पुस्तक को विस्तृत तौर पे अपनी बातों को रखा है और खास करके जेएनयू वाले जो लोग हैं उनको उन्होंने नसीहत दी है कि भाई आप उस पुस्तक को पढ़िए और हम पूरे पार्लियामेंट के सभी मेंबरों को हम वो पुस्तक पढ़ने के लिए देंगे। क्या है उस पुस्तक में? भट्टाचार्य जी की उस पुस्तक में है क्या? संतोष जी, सब्यसाची भट्टाचार्य जेएनयू में इतिहास विभाग में प्रोफेसर थे और उन्होंने वंदे मातरम नेशनल पोएम पे एक किताब लिखी है जिसपे उन्होंने वंदे मातरम की उत्पत्ति की ऐतिहासिक जो अकाउंट है उसको पेश किया है। अब उसमें उन्होंने उनकी किताब से ये पता चलता है कि वंदे मातरम जो लिखा गया था ओरिजिनली वो 1872 वगैरह के आसपास लिखा गया था। इसके बाद जो दो स्टांजा की बात आज हो रही है, जिसे हटाने की बात हो रही है कि कांग्रेस के द्वारा हटा दिया गया है, ये आनंद मठ नॉवेल जिस समय में लिखा गया उस समय में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक मिलिटेंट एलिमेंट की जरूरत थी। तो वो जो दो स्टांजा था वो 1881 के आसपास जो है वो उसमें जोड़ा गया, यानी कि वंदे मातरम दो भाग में है अकॉर्डिंग टू सब्यसाची भट्टाचार्य। अच्छा। तो पहली बात तो ये है कि वंदे मातरम दो भाग में है। जो पहला जो ये 6 स्टांजा की बात हो रही है, 6 या 7 जो भी स्टांजा, वो शुरुआत के 1871 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने
लिखा। बाद के 1881 में जो आनंद मठ जो ये नॉवेल आता है 1900 मतलब जो उस समय के जो आंदोलन की एक जरूरत रहती है कि एक हमें मिलिटेंट चीजों की जरूरत है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वो 2 स्टांजा दिया गया जिसमें दुर्गा की महिमा मंडन की गई। उसमें उनके कितने मतलब उनमें जो चरित्र था वो एक तरीके का जो मतलब आक्रामक चरित्र को दिखाया गया। तो पहला तो ये फैक्ट है। दूसरा फैक्ट है कि जो मुस्लिम अपीसमेंट की बात है, जहां तक किताब की बात है, सब्यसाची भट्टाचार्य की किताब की बात है, तो उस किताब में उन्होंने साफ आर्गुमेंट दिया है कि कहीं से भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच वंदे मातरम को लेके कभी कोई डिबेट नहीं हुआ। यानी कि जो लोग कह रहे हैं कि अपीजमेंट किया गया, तो वो आर्गू करते हैं उस किताब में कि ऐसा कोई डिबेट कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग 2 स्टांजा या वंदे मातरम का कोई भी हिस्सा को मानने को कभी तैयार नहीं थे। मुस्लिम लीग कभी तैयार नहीं थी। तो ये दूसरी बड़ी बात है। तीसरी बात है कि जब सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद और नेहरू के बीच में वंदे मातरम की ये 2 स्टांजा को लेकर के उनका जो संवाद हुआ, जो आर्काइव में भी मौजूद है, तब जाकर के नेहरू ने रविन्द्रनाथ टैगोर से इस पे अपनी राय मांगी और ये राय रिटन में है। इसका भी वो जिक्र उस किताब में है। और रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि पहले 2 स्टांजा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पूरे वंदे मातरम का जो पूरा गीत है उसको देख के कहीं ना कहीं हल्का सा लगता है कि ये इसमें हिंदू एलिमेंट है, तो इसलिए इस 2 स्टांजा को हटा देना चाहिए। ये 3 प्रमुख बातें हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे हिस्टोरिकल अकाउंट्स दिए हैं, अलग अलग अधिवेशन में क्या क्या होता है। और 1937 जब प्रांतीय निकाय की चुनाव के बाद, जब ये हर कांग्रेस के हर अधिवेशन में वंदे मातरम गाने की प्रथा चलती है, तब मुस्लिम मेंबर से काफी विरोध होता है। तो कांग्रेस पे एक दबाव होता है कि इस दबाव को कैसे झेले। बट जहां तक नेहरू की बात है, नेहरू सुभाष को भी लिखते हैं कि इस तरह की राजनीति को, जो कम्युनल राजनीति है, और यहाँ कम्युनल का मतलब वो मुस्लिम लीग से है, कि हमें नहीं झुकना चाहिए, हमें इस तरह के कम्युनल एलिमेंट से डिबेट में नहीं जाना चाहिए। तो किताब तो काफी एकेडमिक है और काफी मतलब ऐतिहासिक व्याख्या करता है, लेकिन चूंकि संजय झा भी जेएनयू से हैं, उसी इतिहास विभाग से उन्होंने भी एमए किया है, तो एक मुझे लगता है कि एक एकेडमिक अप्रोच की शायद उन्होंने चर्चा की होगी, और उस पर फर्दर जो आज की राजनीति उस पर काफी 2 इंटरप्रिटेशन है, एक ओल्ड इंटरप्रिटेशन है और एक न्यू इंटरप्रिटेशन है। नहीं, उसकी चर्चा करके संजय झा जो ने, जो उसकी चर्चा उस पुस्तक की, जो उन्होंने सिर्फ रेफरेंस के तौर पर कहा कि अगर उसको पढ़िए नहीं, मतलब रेफरेंस के तौर पर उसके रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करने का मतलब कहीं न कहीं तो जो मोदी पूरे इस डिस्कोर्स को चलाने की कोशिश कर रहे थे, उसके तो ठीक विपरीत ये पुस्तक में सारी बातें हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि उस किताब को यदि आप कोट करेंगे तो जो वर्तमान में जो कोशिश की जा रही है कि वंदे मातरम के 2 स्टांजा को हटाने के पीछे जो मुस्लिम अपीजमेंट था, तो किताब तो ऐसा नहीं कहता है। तो मतलब संजय झा मतलब बीजेपी के स्टैंड के विपरीत स्टैंड उन्होंने लिया उस पुस्तक के सिर्फ चर्चा, रेफरेंस की चर्चा करके। अब ये इंटरप्रिटेशन मैं नहीं दूंगा, ये इंटरप्रिटेशन आप लोग दें। मैं सिर्फ किताब की बात कह सकता हूँ कि किताब में इस तरह के जो इंटरप्रिटेशन है उसको काउंटर किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि राजन झा उस पुस्तक में क्या है और क्या संदर्भ क्या है। उस संदर्भ में चर्चा संजय झा द्वारा रेफरेंस में ही सही, चर्चा का मतलब क्या है, लगभग तमाम चीज़ें सामने आ गई। मतलब बीजेपी जिस बात को लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश देश में कर रहे थे पार्लियामेंट में डिबेट के सहारे, संजय झा ने उस पूरे डिबेट को कहिए या पूरे डिस्कोर्स को ही
उस पुस्तक की चर्चा करके खारिज कर दिया है। मतलब आने वाले समय में बिहार की राजनीति में नीतीश किस दिशा की तरफ बढ़ेंगे, क्या लाइन ऑफ पॉलिटिक्स होगा, कहीं न कहीं इस डिबेट के सहारे संजय झा ने संकेत तो दे दिया है। अब इस संकेत के सहारे आप समझ सकते हैं कि सरकार साथ में जरूर होगा, सरकार के कामकाज को लेकर डेवलपमेंट की चर्चा जरूर होगी, लेकिन बीजेपी के कॉमनल एजेंडे के साथ जदयू खड़ा नहीं रहेगा, यह संकेत तो साफ संजय झा के इस भाषण से समझा जा सकता है।